Assalamu alaikum. Today's topic is related to risk assessment. हम ये टर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में आज देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या है. This is your last topic of your course. So first of all, what is risk? A risk is the probability of suffering harm from a hazard that can cause injury, disease, death, economic loss or damage. यानी रिस्क आपके पास एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ये चांस है कि आपको किसी भी हैजर्ड से क्या नुकसान हो सकता है. या तो आप भी बीमार हो सकते हैं, या आपको कोई इंजरी हो सकती है, या वो हैजर्ड डेथ कॉज करेगा, या आपको कोई इकोनॉमिक लॉस या डैमेज करेगा. यानी किसी ना किसी वे में अगर कोई भी हैजर्ड आपको हार्म पहुंचा रहा है या उसको हार्म पहुंचाने का कोई चांस मिल रहा है, तो वो जो चांस है उसे हम रिस्क बोलते हैं. तो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक मैथमेटिकल टर्म है या स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें कोई भी हैजर्ड से हमें कितना नुकसान पहुंच सकता है. यानी जो हम डाटा की तो एक्सट्रैक्ट करने का एक मेथड है, हम उसको एक्सट्रैक्ट हम इस प्रोबेबिलिटी मेथड के थ्रू, जो कि हम डिफरेंट मैथ्स के सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की टर्म, तो उसके थ्रू हम इस हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कोई हैजर्ड जो है हमें कितना नुकसान पहुंचाएगा उससे. यानी जैसे हम स्टडीज को पढ़ते हैं कि इतने परसेंट लोग जो हैं वो कैंसर से मर जाते हैं, यानी जिन्हें कैंसर होता है इतने परसेंट लोगों की डेथ हो जाती है. तो ये वो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, एक चांस बता रहे हैं कि टोटल जितने परसेंट लोग कैंसर से इफेक्ट होते हैं, कैंसर का शिकार होते हैं, उनमें से कितने परसेंट लोग जो हैं वो उनका चांस है, उनका रिस्क है कि वो मर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है. सो दिस इज रिस्क. इसकी एग्जाम्पल नेक्स्ट है, द लाइफ टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर फ्रॉम स्मोकिंग 1 पैक ऑफ सिगरेट पर डे इज 1 in 250. इसका मतलब ये है कि आपके पास 250 लोग जो कि सिगरेट पीते हों, उनमें से आपके पास जो एक है उसमें से 1% को चांस है कि वो लंग कैंसर डेवलप कर लेगा अपने पूरी लाइफ टाइम में. किसी भी स्पैन में, किसी भी पीरियड में वो लंग कैंसर का शिकार हो सकता है. तो ये जो उन्होंने है, ये प्रोबेबिलिटी के थ्रू, मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू, एक पूरे प्रोसेस और प्रोसीजर के थ्रू उन्होंने हमें ये एक फिगर दिया है कि जो लोग रोज स्मोकिंग करते हैं अ पैक ऑफ सिगरेट, उसके नतीजे में 250 पीपल में से 1% जो है वो इफेक्ट हो सकता है और वो लंग कैंसर कॉज कर सकता है. तो ये रिस्क की एग्जांपल है. नेक्स्ट important terms are risk assessment and risk management. Risk assessment is a process of using statistical method to estimate how much harm a particular hazard can cause. रिस्क है कि हमें कितना डैमेज होगा, हैजर्ड हमें कितना नुकसान पहुंचा है. तो जो वो प्रोसीजर पूरा आप फॉलो करेंगे, प्रोबेबिलिटी और स्टैट और मैथ्स की पूरी एक आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ये देखने के लिए कि एक हैजर्ड आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी हेल्थ को भी और आपके एनवायरनमेंट को भी. तो उस प्रोसेस को हम रिस्क असेसमेंट बोलेंगे. It helps us to establish priorities for avoiding और managing risk. इससे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप 3-4 हैजर्ड एक टाइम पे फेस कर रहे हैं, तो आपको कौन सा हैजर्ड जो ज्यादा डेंजरस है, जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो आपको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है और आपको उसको कंट्रोल करना है. तो इस तरह ये प्रायोरिटीज का ये मतलब है कि अगर आप एक ही वक्त में बहुत सारे हैजर्ड से आपका सामना है और कुछ हैजर्ड इस तरह के हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हैं और उनको, लेकिन आप उनको अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के थ्रू उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आप उसको प्रायोरिटाइज कर देंगे. लेकिन एक ऐसा हैजर्ड कि एक तो उसका नुकसान भी कम है, लेकिन उसकी वो इतनी ज्यादा डिजीज या डेथ कॉज भी नहीं कर रहा, उसका इतना रिस्क नहीं है, उसका चांस और हैजर्ड इतना कम है, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे और उस पर ज्यादा फोकस करेंगे.
जो कि डेंजरस भी है और जिसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इस तरह का हैजर्ड है जो डेंजरस तो है लेकिन उसे कंट्रोल नहीं आप कर सकते किसी भी तरीके से, कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं आप ले सकते, कोई वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी करके आप उसको रोक नहीं सकते, तो उसके ऊपर एफर्ट करना भी आपके पास कोई आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसा हैजर्ड जो कि बहुत डेंजरस भी है लेकिन उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी और लाजमी होगा। मैनेज रिस्क करने से और अवॉइड करने से, उसकी अपनी प्रायोरिटी सेट करने के लिए ये जो रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर है ये आपको बहुत हेल्प करता है। Risk management involves deciding whether or how to reduce a particular risk to a certain degree. रिस्क मैनेजमेंट में ये भी इन्वॉल्व है कि आप ये बताते हैं कि आप किस तरह, आप हैजर्ड आपको पता चल गया है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू कि कौन सा हैजर्ड डेंजरस है, कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट अब आपको ये बताएगा, आपने ये तो देख लिया है कौन सा हैजर्ड डेंजरस है, अब उसको कंट्रोल किस तरह करना है, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स, वो पार्टिकुलर रिस्क को सर्टेन डिग्री तक अप्रोच करना, उसको सर्टेन डिग्री तक उसको खत्म करना, वो सब जो है वो रिस्क मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। जो रिस्क असेसमेंट एक पूरा क्योंकि प्रोसीजर है, तो उसमें कुछ स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व है जिनके थ्रू जो है आप रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टेप इसका है आइडेंटिफाई द हैजर्ड, यानी आपको सबसे पहले अपने आसपास आप कोई भी चीज़ को स्टडी करें, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको किन किन हैजर्ड का सामना है, क्या क्या चीज़, जैसे आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में हैं, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिसमें बहुत सारी मशीनरी भी है, किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी मशीनरी यूज हो रही है, किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें डेंजरस केमिकल यूज हो रहे हैं। तो उसमें अब आप किसी अपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री में या अपने स्पेसिफिक ऑफिस में आपको सबसे पहले अपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपको एक केमिकल इंडस्ट्री में किस तरह के हैजर्ड कॉज हो सकते हैं, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या एक सिंपल ऑफिस है तो उसमें किस तरह का हैजर्ड या किस तरह की इंजरी होने के इम्कान है। तो सबसे पहले अपने वर्क प्लेस की अकॉर्डिंग आपने ये देखना है कि आपको किस तरह के हैजर्ड आपको सामना करना पड़ सकता है। जब आप ये देख लेंगे कि आपको कौन-कौन से हैज़र्ड आपके पास हैं, आप उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि उन हैज़र्ड से किस-किस को नुकसान पहुँच सकता है और किस तरह का नुकसान पहुँच सकता है। डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड, किसको नुकसान पहुँच सकता है एंड हाउ, और वो किस तरह उससे इफ़ेक्ट लोग जो हैं आपके आस-पास के जो वर्कर्स हैं, उनको नुकसान होगा, या जो मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें नुकसान होगा, या जो ऑपरेट करने के अलावा जो वहां पर आसपास जो लोग दूसरे अपने कामों में मसरूफ हैं, मशीनरी से को यूज नहीं कर रहे लेकिन उनको भी कोई नुकसान हो सकता है। केमिकल्स हैं, केमिकल से किस तरह का नुकसान और किन लोगों को होगा, जो स्पेसिफिक उस इंडस्ट्री या उस केमिकल से जो कांटेक्ट में आएंगे सिर्फ उन्हें होगा, या आसपास के लोगों को भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को कि वो कितने परसेंट लोगों को वो हार्म कर सकता है वो हैज़र्ड, और किस तरह का हार्म वो पहुंचाए, तो ये सब चीज़ें जो है आपने आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट स्टेप है जब आपने रिस्क को, फिर आपने उसके बाद इवेल्युएट करना है कि वो कितने मतलब कितना डेंजरस है, वो कितना हार्मफुल है, क्या वो सिर्फ कोई माइनर सी इंजरी कॉज कर रहा है या वो मेजर इंजरी कॉज कर सकता है, या वो कोई डिजीज, परमानेंट डिजीज कॉज कर देगा, या उसकी वजह से आपको कोई इकोनॉमिक लॉस हो सकता है या आपको डेथ। तो आपने इवेल्युएट करना है रिस्क को, और इवेल्युएट करने के बाद अब आपने उसकी प्रिकॉशंस बतानी है कि ये हैजर्ड तो हो रहा है और इतने लोगों को नुकसान भी पहुंचाएगा और इस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह का हार्म कॉज कर सकता है, तो हम अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स अब हम कौन कौन सी लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है जब आपने अपनी फाइंडिंग्स आपने अपनी कर ली हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स डिसाइड कर ली हैं, तो अपनी सब उन जो रिस्क है कि आपको उन सबको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपने अपनी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड कर लेना है और उनको अब इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाना है। कि अगर आपने कहा है
एक मशीनरी पे अगर कोई वर्कर ऑपरेट कर रहा है तो उसे पीपीईज अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उसे ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है। अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो केमिकल किसी डेंजरस केमिकल से वो कांटेक्ट में आ रहा है, तो काम कर रहा है किसी केमिकल के साथ, तो उसे ग्लासेस की भी प्रोटेक्टिव ग्लासेस की ज़रूरत होगी, उसे ग्लव्स की ज़रूरत हो सकती है, उसे मास्क की ज़रूरत हो सकती है। और अगर कोई वर्कर किसी नॉइजी प्लेस पे काम कर रहा है जो कि उसके ईयर्स को डैमेज कर सकता है, तो उसे ईयर प्लग्स की ज़रूरत है, ताकि वो उसको उसके सेंस को, हेयरिंग सेंस को डैमेज ना कर सके। तो ये अब आपने इनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाना है, यानी अब आपने अपने वर्कर्स को ये सारे, अगर वो केमिकल इंडस्ट्री में तो उसे मास्क प्रोवाइड करें, उसे ग्लव्स प्रोवाइड करें, अगर वो किसी नॉइजी प्लेस पे है तो उसे एयर प्लग्स प्रोवाइड करें, और इंश्योर करें कि वो उसको पहन भी रहे हैं, उसको यूज भी करें। सिर्फ आपका काम उन तक ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनको इस बात के लिए मनाना भी है, ये इंश्योर भी करवाना है आपने कि वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज भी कर रहे हैं और अपना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपने इम्प्लीमेंट करवा दिया, तो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करवाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने जो भी हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए आपने कोई भी अगर अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स दी हैं या कुछ भी जो कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड की हैं वो इनफ नहीं है या उसका इतना असर नहीं हो रहा, हमें कुछ और एक्स्ट्रा मेजर्स लेने की ज़रूरत है, तो आप अपनी फाइंडिंग्स को अपडेट कर सकते हैं, उनको रिव्यू करें और उनको दोबारा अगर किसी चीज़ को एक्स्ट्रा ऐड एडिशन की ज़रूरत है कंट्रोल करने के लिए आपके हैजर्ड को, तो वो भी आपके पास आप अपडेट भी कर सकते हैं, उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। सो बेसिकली हैजर्ड आपके पास जो है वो कोई भी छोटी से छोटी चीज़, अगर आप अपने ऑफिस में स्लिप भी कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं कि मशीनरी से अगर आपको नुकसान भी हो रहा है, तो वो भी हैजर्ड है। एक तो हैजर्ड इस तरह के हैं जो नेचुरल चीज़ें कॉज करी हैं, जैसे फ्लड है या आपके पास ज़लज़ला है, इस तरह की चीज़ें अगर वो भी हैज़र्ड है, या कोई आपके पास कोई बीमारी है, कोई वायरस, बैक्टीरिया के थ्रू कोई इस तरह की आपके पास बीमारी है, वो भी हैज़र्ड है। लेकिन जो रेगुलर प्लेसेस में अगर आपके ऑफिस है, आपकी इंडस्ट्री है, किसी भी वर्क प्लेस पे आप काम करें, ये भी हैज़र्ड है। यानी कोई भी चीज़ जो कि आपको डैमेज, बेशक वो माइनर लेवल पे क्यों ना करे, आप उसको हैज़र्ड का नाम देंगे, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके, वो हैज़र्ड कहलाएगा। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिससे आपको ये जो रिस्क असेसमेंट है उसके जो स्टेप्स हमने 5 पढ़े वो बहुत हद तक जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए ये एक एग्जांपल है, जिसे हम किसी रेस्टोरेंट में फूड प्रेपरेशन और सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल है जहाँ पे फूड प्रिपेयर भी हो रहा है और वहाँ पर जो लोग हैं वो खाने के लिए भी आ रहे हैं, तो वो सर्विसेज भी अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर, लोग डाइन इन के लिए आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक रेस्टोरेंट में एक फूड प्रिपरेशन पॉइंट पे जहाँ पर फूड प्रिपेयर भी हो रहा है और लोगों को सर्व भी किया जा रहा है, वहाँ पे कौन कौन से हैजर्ड होंगे, ये हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो रिस्क असेसमेंट में फर्स्ट स्टेप था वो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। तो आपको सबसे पहले तो अपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जो फर्स्ट हैजर्ड आइडेंटिफाई हुआ है वो है स्लिप्स एंड ट्रिप्स। जैसे कि आपको मैंने कहा कि वो छोटा से छोटा पॉइंट जो कि इंजरी पहुंचा सकता हो, कोई भी माइनर से माइनर इंजरी भी कॉज करे किसी भी वर्कर को या किसी भी एम्प्लॉय को, तो आपके पास वो हैजर्ड कहलाएगा। तो ये जो स्लिप्स एंड ट्रिप्स हैं ये तो किसी भी आम भी ऑफिस में कॉज किए हो सकते हैं। तो ये जो है आपके पास फर्स्ट हैजर्ड है, और आपको सुनने में ये बहुत माइनर लगेगा और हैजर्ड का वर्ड आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा कि ये तो इतना इम्पोर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन हम हैजर्ड में हर छोटा सा माइनर से माइनर जो कि इंजरी कॉज कर सके हम उसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि आइडेंटिफाई हैजर्ड के बाद जो हमारे पास रिस्क असेसमेंट में सेकंड स्टेप है वो है आपने ये डिटरमिन करना है कि हु माइट बी एट हार्म एंड हाउ। सो किचन स्टाफ, kitchen or food service staff and customers may be injured if they trip over objects or slip on spillages। अगर आपके पास सफाई अच्छी नहीं है, अगर आपके पास कोई चीज़ गिरी है, कोई स्पिलेज हुई है,
कोई आपके पास ऑयल गिरा है सपोज किचन में, तो आपके पास जो वर्कर जो अपना ही स्टाफ होगा जो कि किचन में काम कर रहा होगा वो स्लिप हो सकता है। इसी तरह आपके पास जो लोग कस्टमर्स आपके आ रहे हैं, अगर आपकी फ्लोर जो है अच्छी तरह सफाई नहीं है, वेट है, आपने उसे ड्राई नहीं किया अच्छी तरह से, तो उस पर भी आपके जो कस्टमर्स हैं वो स्लिप कर सकते हैं। तो ये दो तरह के लोग, एक तो किचन और सर्विस स्टाफ, जो कि सर्विस स्टाफ भी यानी जो कस्टमर्स तक अपना खाना पहुंचा रहा है, वो भी इससे हार्म हो सकते हैं, उन्हें भी हार्म इस इंजरी के थ्रू इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तीन तरह के लोग, किचन और फूड सर्विस स्टाफ और कस्टमर्स, ये तीनों लोग जो हैं ये इन से हार्म उन्हें हो सकता है। और वो किस तरह होगा कि वो स्लिप करेंगे तो उन्हें ये हार्म हो सकता है, और वो किसी वो ऑब्जेक्ट के साथ भी वो स्लिप कर सकते हैं, या कोई स्पिलेज हुई है, कोई चीज गिर गई है जिससे वो फिसल गए हैं, तो वो इससे भी आपको वो हार्म हो सकता है। सो अब नेक्स्ट है कि अब आपने ये रिस्क को इवेल्युएट कर लिया है कि ये हार्म आपको पहुंच सकता है, तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अब कंट्रोल मेजर्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स अब आप प्रोवाइड करनी है। सो जो फर्स्ट आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर या कंट्रोल मेजर है वो है आपके पास गुड हाउसकीपिंग। गुड हाउसकीपिंग से मुराद ये है कि आप अपनी अच्छी सफाई रखें, आपका जो किचन एरिया है, जो आपका कस्टमर सिटिंग एरिया है, उसमें आप अच्छी सफाई रखें, तो आपके पास कोई भी स्पिलेज अगर हुई होगी तो वो टाइमली अगर आप उसको साफ कर देंगे तो ऑब्वियसली कोई भी उससे स्लिप नहीं करेगा। नेक्स्ट, किचन इक्विपमेंट मेंटेन टू प्रिवेंट लीक्स ऑन टू फ्लोर। अगर आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जो किचन है उसमें किसी तरह की कोई लीकेज नहीं हो रही, ताकि वहां से जो किचन स्टाफ है वो वहां से स्लिप ना करे, तो ये भी चीज जो है आपके पास गुड हाउसकीपिंग में ही आएगी, और ये आपके पास की स्लिप्स एंड ट्रिप्स को कम कर सकती है। इक्विपमेंट फॉल्ट्स लीडिंग टू लीक्स क्विकली रिपोर्टेड टू मैनेजर। कोई भी इस तरह का आपके इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट है, कोई मिस्टेक है, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ड्रेनेज चैनल्स एंड ड्रिप ट्रेस प्रोवाइडेड वेयर स्पिल्स मोर लाइकली। इस तरह ड्रेनेज चैनल कोई भी यानी हर जगह जो कि स्पिल कॉज कर सकती है, आप उधर एक तो अच्छी तरह सफाई रखें, गुड हाउसकीपिंग रखें, और उसके बाद अगर कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी एरिया जो कि ऐसा है जो कि यहाँ पे लीकेज का इम्कान है, तो सब ये आप उसका टाइमली रिपोर्ट करें अपने मैनेजर को, और ताकि वो अच्छी तरह उसकी जो है उसकी मुरम्मत करवा सकें और सफाई रख सकें। सो बेसिकली सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसी उसको फोकस कर रहे हैं। हम सिर्फ पहले दो तीन पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे तो आपको, क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे ही सिर्फ आपको जो आपको समझ आ दे कि ये बेसिकली ये स्टेप्स हैं क्या। नेक्स्ट, जब आपने उसके पास आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसके बाद अगर आपको कोई मजीद आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आपको कोई मजीद मेजर्स लेने की ज़रूरत है, फर्दर किसी एक्शन की ज़रूरत है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे कंसीडर वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू चेंज फ्लोर सरफेस विद बेटर सरफेस रफनेस। अगर आपको ये लगता है कि क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा आपका इकोनॉमिक भी आपको इकोनॉमिकली भी जो है वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फ्लोर ही इतना अच्छा नहीं है कि वो रफनेस कॉज कर रहा है, वो स्लिपी ज्यादा है आपका फ्लोर सरफेस, तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो ये बहुत एक्स्ट्रा सर्विस होगी। अगर तो आपकी हाउसकीपिंग से ही अच्छी हाउसकीपिंग से ही आपकी जो है ये स्लिप्स एंड ट्रिप्स की जो अकरेंस है वो कम हो रही है, तो फिर आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाउसकीपिंग से भी फर्क नहीं पड़ रहा, फ्लोर आपका फ्लोर सरफेस जो है वो स्लिपरी है, तो अब आप उसको चेंज करवाने की तरफ जा सकते हैं। और ये बार बार आपको ये यकीन दहानी करानी पड़ेगी अपने स्टाफ को कि आप अच्छी हाउसकीपिंग रखें। रिपेयर डैमेज फ्लोर टाइल्स बाय द डिश वॉशर इन द किचन, और अगर कोई भी डैमेज फ्लोर टाइल्स हैं उन्हें साफ करें। इंश्योर सूटेबल फुटवेयर विद गुड ग्रिप वर्न बाय स्टाफ। अच्छे स्टाफ को जो है अच्छे फुटवेयर्स पहनाएं जो कि स्लिपरी ना हो, ताकि वो किसी भी इस तरह के स्लिप से बच सके। और ये सब अब नेक्स्ट ये सब एक्शन किसको लेने की जरूरत है, ये मैनेजर जो है वो इसको फॉलो करवाएंगे।
नेक्स्ट आपके पास जो हैजर्ड हो सकता है फूड प्रिपरेशन और सर्विसेज में किसी भी रेस्टोरेंट में, वो है मैनुअल हैंडलिंग के दौरान अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट है वो आप उठा रहे हैं, उसके दौरान कोई आपको हार्म हो सकता है। और वो क्या हार्म हो सकता है? किचन स्टाफ एंड फूड सर्विस स्टाफ में सफर इंजरीज, पेन और ब्रशिंग फ्रॉम हैंडलिंग हैवी बल्क ऑब्जेक्ट। उनको इंजरी हो सकती है, उनका जो मसल्स हैं वो पुल हो सकते हैं, उनमें कोई मसला हो सकता है। तो ये यानी हैवी ऑब्जेक्ट से अगर वो अपनी सपोज अपनी बैक पर उठा के कोई चीज़ ला रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्हें कोई इंजरी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए अब आपको कौन से कंट्रोल मेजर्स आप लेंगे? आप सामान ला रहे हैं वो इतना भारी ना हो कि उसे इजीली एक पर्सन जो है वो उठा ना सके। तो अपना जो जो भी आप इंग्रेडिएंट्स, कोई भी पैकेज, कोई भी सामान आप ला रहे हैं तो इतने साइजेस में होना चाहिए कि लोग उसे जो है आपका जो स्टाफ है वो उसे इजीली हैंडल कर सके। कॉमनली यूज्ड आइटम्स एंड हैवी स्टॉक स्टोर्ड ऑन शेल्व्स एट वेस्ट हाइट। अब जाहिर सी बात है जो स्टाफ है वो अगर कोई चीज उठा रहा होगा, कोई हैवी ऑब्जेक्ट, वो अगर बहुत ज़्यादा ऊंची सरफेस पे पड़ी हुई है तो उसके लिए आपको उन्हें बहुत ज़्यादा ऊंचा मतलब ऊंची होगी तो उन्हें वो उससे भी उनकी जो है वो बैक पे उनके असर हो सकता है, उनके मसल्स जो है वो पुल हो सकते हैं। तो हमेशा जो वो रखें, या इतना लो भी नहीं पड़ा होना चाहिए कि उन्हें झुकना पड़े और उनकी बैक पे असर पड़े, कि वो उनकी वेस्ट हाइट पर चीज़ें मौजूद हों ताकि वो इजीली उनको जो भी चीज़ उन्हें चाहिए हो, जो रेगुलर चीज़ें उन्हें रिक्वायर होती हैं, वो इजीली उन तक पहुंच सके। सुटेबल मोबाइल स्टेप्स प्रोवाइडेड एंड स्टाफ ट्रेन टू यूज देम सेफली। आपके फ्लोर अच्छा हो जिसपे वो इजीली जो है वो मूव कर सकें। इसी तरह डिफरेंट यानी आप कंट्रोल मेजर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या एक्स्ट्रा कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं? इंश्योर टीम वर्किंग फॉर मूविंग हैवियर आइटम्स। अगर बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने के तो हो, आप ये इंश्योर करें कि एक पर्सन जो है उसको, एक स्टाफ मेंबर उसको अकेला ही अप्रोच नहीं कर रहा, अकेला ही उसे लिफ्ट नहीं कर रहा, बल्कि 2-3 वर्कर्स जो है मिलकर उस चीज़ को उठा रहे हैं ताकि वो किसी पे भी बर्डन ना पड़े। और इसको इंश्योर करना है, ऑब्वियसली मैनेजर इन सब चीज़ों को इंश्योर करेगा, कंट्रोल मेजर्स को भी। नेक्स्ट, अगर आपका किचन स्टाफ आपका हैजर्ड है कि किचन स्टाफ का अगर कांटेक्ट हो जाए किसी स्टीम, हॉट वाटर, हॉट ऑयल एंड हॉट सरफेस से, तो वो आपको हार्म पहुंचा सकता है, किचन स्टाफ को या फूड सर्विस स्टाफ को, और उन्हें कोई बर्न आ सकता है, उनका हाथ जल सकता है। सो ये बेसिक एक किचन में ये एक आम, आप घर में भी काम करेंगे तो आप इस हैजर्ड का सामना करेंगे कि आपको गर्म चीज से जो है आपका हाथ जल सकता है। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? स्टाफ ट्रेन्ड इन रिस्क ऑफ हॉट ऑयल्स एंड ऑन प्रोसीजर फॉर एम्प्टिंग क्लीनिंग फ्रायर्स, कि उन्हें वो उसका उन्हें ट्रेन किया जाए कि उन्हें किस तरह से गर्म चीज़ों से उन्हें कांटेक्ट में आना है। और वाटर मिक्सर टैप्स प्रोवाइडेड, इतना गर्म उन्हें जो है वो हॉट वाटर प्रोवाइड ना हो ताकि वो उन वो बर्न कॉज ना करे। ऑल स्टाफ टोल्ड टू वेयर लॉन्ग स्लीव्स, ताकि वो उनके बाजू पे उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। और वो ग्लव्स और एप्रन का यूज़ ज़रूर करें जो भी किचन स्टाफ है, ताकि वो उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। फर्दर एक्शन क्या लेने की जरूरत हो सकती है? डिस्प्ले हॉट वाटर साइंस एट सिंक्स एंड हॉट सरफेस साइंस एट हॉट प्लेट्स, ताकि सबके जहन में हो, सबको रिमेम्बर हो कि हॉट सरफेस जो है या हॉट वाटर जो है यहाँ पे मौजूद हो सकता है, तो वो अपना सेफली उसको यूज करें। इंश्योर हैंडल्स ऑन पैन्स मेंटेन्ड, और आज जो भी वो इक्विपमेंट या कोई भी वो जो खाना बनाने के लिए इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो उनके साथ पैन के साथ उनकी हैंडल्स मौजूद होने चाहिए ताकि वो इजीली उन्हें ग्रिप कर सकें और उन्हें कोई भी किसी भी हॉट सरफेस से का सामना ना करना पड़े। इसी तरह हर उन्हें कोई भी इक्विपमेंट प्रोवाइडेड है जैसे कि कॉफ़ी मशीन, तो उन्हें उसकी ट्रेनिंग दी जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह का कोई हार्म बाद में उसका सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट एक हैजर्ड हो सकता है, और भी बहुत से हो सकते हैं, ये आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ बताए गए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट, नाइफ से हो सकते हैं, कट कोज हो सकते हैं आपके पास। कट एक आम है, आप घर में भी कोई खाना बना रहे हो तो नाइफ से जो है अक्सर आपको कट लग जाता है आपकी फिंगर पे।
तो इससे जो फूड जो प्रिपरेशन स्टाफ है, किचन स्टाफ है, वो इससे सफ़र करेगा। तो उसके लिए आपको स्टाफ को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि किस तरह नाइफ्स को हैंडल करना है। नाइफ सूटेबली बी स्टोर व्हेन नॉट इन यूज़, और जब वो यूज़ में नहीं है तो उन्हें प्रॉपर स्टोर किया जाए ताकि वैसे बेध्यानी में कोई उसे किसी को नुकसान ना पहुंचे। और फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो लाजमी प्रोवाइड करें कि अगर इन केस कोई किसी को इस कट इंजरी से सामना करना पड़ता है नाइफ के थ्रू, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स से फ़ौरन उन्हें एड प्रोवाइड की जा सके। फर्दर आप क्या एक्शन ले सकते हैं? टेल स्टाफ नॉट टू यूज नाइफ्स टू रिमूव पैकेजिंग, सुटेबल कटर्स विल बी प्रोवाइडेड। और अगर कोई भी उन्हें नया पैकेज खोलना है उसके लिए वो नाइफ्स को यूज ना करें बल्कि उन्हें कटर्स प्रोवाइड किए जाएं। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को जो है मैनेजर की बेसिकली जिम्मेदारी और स्टाफ भी इसे मेंटेन करे, क्योंकि वो मेंटेन करेगा, इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो ही फिर ही वो खुद को इस चीज़ से सेफ रख सकते हैं। सो ये बेसिकली जो है ये सारी एग्जांपल्स थी जिससे सिर्फ ये बताना आपको, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये जो है आपको ये सिर्फ आपको टोटली याद इतना रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक दफ़ा इन्हें पढ़ें ताकि अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो आप उसमें कर लें एज इट इज़। नहीं, बस इनका एक पॉइंट आपको याद रहे कि आप एग्जांपल दे सकें कि किस तरह का हो सकता है कि नाइफ अगर है तो उससे किस तरह का हार्म हो सकता है और इसके लिए आप क्या कंट्रोल, ये तो आप वैसे भी जो है आप एक डैमेज हो सकता है नाइफ के थ्रू, ये तो हम आम भी अपनी लाइफ में देखते हैं। सो बस इस जो ये जो एग्जाम्पल है इसको आप सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करें, एक दफ़ा इसको पढ़ें ताकि आपको इसकी समझ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की जो समझ है आपको बहुत अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट है कि आप जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क को असेस करने के लिए, इवैल्यूएट और आपने रिड्यूस करना है रिस्क को, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तीन से चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अब वो डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले कि कंपेयर रिस्क, वही बात कि अगर आपको एक जगह पे बहुत सारे रिस्क, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा 4 तो रिस्क हमने पढ़े हैं, इसके अलावा भी बहुत रिस्क हो सकते हैं। तो अगर अब इन 4 में से अब आपने इन रिस्क को कंपेयर करेंगे, आप जब भी आप रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सा ये जो रिस्क है वो आपको डेंजरस होगा, कौन सा माइनर रिस्क है, कौन सा मेजर रिस्क है। सो इज देयर अ रिस्क ऑफ, ये एग्जांपल दी गई है कि अगर ये चांस है कि जो अगर आप स्टेक है अगर आप वो खाते हैं जो कि बॉईल की गई हो, जिसको बनाया गया हो कोयले के ऊपर, तो उससे आपको कैंसर हो सकता है। तो कुछ भी, क्योंकि आपको हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये हार्म, ये डेंजर कोई भी, क्योंकि हार्म आपको किसी भी चीज से हो सकता है। तो अगर आप स्टेक अपने एक वीक में आप एक दफा या 2 दफा खाते हैं जो कि कोयले के थ्रू बॉईल की गई हो या उसको बनाया गया हो, तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। सो आपने अब ये देखना है कि ये जो हार्म है ये डेंजरस है, इसको इवैल्यूएट करना है कि ये डेंजरस इनफ है कि हम इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत है। तो हमेशा जब भी आप रिस्क को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, आप ये नहीं कहते कि इज़ इट सेफ और नॉट, आप हमेशा ये देखते हैं, उसको दूसरे रिस्क से कंपेयर करते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कौन से रिस्क हैं। तो हमेशा रिस्क को कंपेयर करने के लिए आप हमेशा उसे देखते हैं कि एक जगह पे हम काम कर रहे हैं या एक बीमारी का हमें सामना है, इसके साथ साथ आप उसे दूसरी भी बीमारियों से, आप दूसरी भी डिजीजेज से, इंजरीज से उसका कंपेयर करते हैं और फिर आप बताते हैं कि ये डिजीज जो है ये ज्यादा डेंजरस है या जो बाकी डिजीजेस हैं वो हमारे पास ज्यादा डेंजरस है। तो हमेशा जो इवेल्युएट करते हैं रिस्क को, उसमें आप जो रिस्क कंपैरिजन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमिन हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट। और फिर उसके बाद अगर कोई रिस्क है तो आप कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक आर्म हैजर्ड अगर आपके पास कॉज होता है तो उसमें अम, ये एक जो ईपीए ने गाइडलाइन दी हुई है वो दी है कि 1 in 1 million चांस अगर किसी का किसी एक स्पेसिफिक हैजर्ड से मरने का हो तो हम उस रिस्क को एक्सेप्टेबल कहते हैं। लेकिन जो आम थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर हम देखते हैं वो है 1 in 100,000। ऑब्वियसली 1 in 1 million जो है वो ज्यादा है 100,000 से। 1 लाख से 1 मिलियन ऑब्वियसली ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जो 1 मिलियन है वो एक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ईपीए ने जो है यूएस ईपीए ने
एक टर्म दी हुई है, तो वो लोग इन रिस्क से एक्सपोज होते हैं वो कहते हैं कि आपने ये लिमिट बहुत ज्यादा दी गई है। यानी अगर किसी बीमारी से 1 in 1 million पीपल में से अगर एक लोग किसी बीमारी से इफेक्ट होते हैं तो आप वो कहेंगे ये इतनी डेंजरस नहीं है। अगर इससे कम हो तो वो फिर उसको डेंजरस कंसीडर करेंगे। तो अगर वो कहते हैं कि अगर कोई भी बीमारी है जो कि इतनी आम नहीं है, वो बहुत 10 लाख लोगों में वो किसी एक बंदे में पाई जा रही है, तो कहेंगे ये डेंजरस नहीं है। सो आपने सबसे पहले अपने रिस्क को जो है वो कंपेयर करना है कि कितना रिस्क जो है आप लेने के लिए एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल रेंज आपने अपनी डिफाइन करनी होगी। नेक्स्ट है डिटरमिन द एक्चुअल रिस्क इन्वॉल्व। हमेशा कुछ भी फॉल्स आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो आपने हमेशा उस फॉल्स इंफॉर्मेशन में से जो राइट इंफॉर्मेशन है उसी को आपने डिटेक्ट करना है और फिर उसके थ्रू आपने अपना नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करना है। तो जो न्यूज़ मीडिया या कुछ इस तरह के सोर्सेज होते हैं जो कि कुछ चीज़ों को एग्जैजरेट कर दें, जो कि एक्चुअल रिस्क है उससे आपको दूर ले जाए। इससे क्या नुकसान होता है कि अगर वो एक्चुअल फिगर नहीं बता रहे तो भी आप मिसगाइड होते हैं, लेकिन अगर वो एक्चुअल फिगर से ज्यादा भी बता रहे हैं और एग्जैजरेट कर रहे हैं तो भी नुकसान होगा, क्योंकि लोग ये कंसीडर करेंगे कि आप ज्यादा रिस्क पे हैं। तो ऑब्वियसली एक जो ट्रू एक प्रोसीजर है, ट्रू एक इंफॉर्मेशन है, उसका आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है रिस्क को इवेल्युएट और रिड्यूस करने के। नेक्स्ट इवेल्युएशन रिस्क के लिए आपने इवेल्युएट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है अपनी लाइफस्टाइल में चेंजिंग के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव अ मच ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग अ लॉन्गर, हेल्दियर, हैप्पियर एंड लेस फेयरफुल लाइफ। आप अगर अपनी चीज़ों का अच्छी तरह अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे तो आपके पास एक ज़्यादा चांस होगा कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से हेल्दी वे में, लेस फेयरफुल वे में आप उसे गुजार सकते हैं। When you worry about the rest, the most important question to ask is, do I have any control over this? कि अगर आप किसी ऐसे रिस्क पे परेशान है जिसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, आप किसी वे में उसे मैनेज नहीं कर सकते, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक ऐसा रिस्क जिसको क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये इस तरह की बीमारियां हैं जो कि हमारी जो डेली हमारी ईटिंग के थ्रू हमारे में आ रही हैं और हम जो आजकल के चीजें यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हमें ये बीमारियां आ रही हैं, तो हम इन्हें तो कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जो डिजीजेस आ रही हैं, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये हमारी जो चॉइसेस हैं, ये हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस से हमें ये, और कैंसर भी, ये हमारी जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, ये हमें उनसे हमें ये डिजीजेस और ये हैजर्ड हमारे पास कोज हो रहे हैं। तो हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी ताकि हमें कैंसर ना हो। अगर हम स्मोकिंग भी करते रहेंगे और साथ हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम कैंसर का शिकार नहीं होंगे या हम उससे बच जाएंगे, तो ये गलत होगा। तो ऑब्वियसली आपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की जरूरत है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे क्विट करें ताकि आप अपने ये जो कैंसर का रिस्क है उसे कम से कम कर सकें और आपके जो लंग्स के इश्यूज हैं वो भी ना हो। तो और आप अपनी खाने की जो रूटीन है उसको बेहतर बनाएं, ताकि आप बाकी भी दूसरी जो अपनी लाइफ है उसे हेल्दी वे में गुजार सकें। Other factors under your control are how much exercise you get, how safely you drive, and how often you expose yourself to ultraviolet rays from the sun or in tanning booth. और अगर आप जैसे जा रहे हैं सन में, अगर आप जा रहे हैं तो आप सन ब्लॉक का यूज कर सकते हैं ताकि आप यूवी रे से आपका सामना ना हो। और इस तरह जो आपकी डेली लाइफ की रूटीन है, जैसे एक्सीडेंट बहुत से लोगों के कार के थ्रू होते हैं, एक्स्ट्रा स्पीडिंग के थ्रू, ओवर स्पीडिंग के थ्रू, बाइक पे होते हैं बच्चों के ओवर स्पीडिंग की वजह से, तो उन सबको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो आप बहुत हद तक जो है अपनी चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं और अपने रिस्क को, बहुत सारी जो डिजीज से रिलेटेड रिस्क और हैजर्ड है उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। Okay, this is it from today's lecture. This was your last lecture from your course. बाकी सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी
और आपको जो है वो मैं टॉपिक जो है वो अगर किसी भी स्लाइड में या किसी भी चीज़ में कोई स्पेसिफिक किसी को मसला है तो उसे पॉइंट आउट करें कि उसे किस स्लाइड में या किसी पॉइंट में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है किसी को भी, तो उसे जो है ताकि हम उसे दोबारा डिस्कस करके उसे हम सॉर्ट आउट करें और कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच।